उत्तर प्रदेश में बीजेपी गठबंधन 222 जादुई आंकड़े के बहुत आगे बढ़ता हुआ और ऐसा लग रहा है इन शुरुआती रुझानों को देखकर कि बीजेपी गठबंधन की लहर उत्तर प्रदेश में 37 साल बाद ऐसा होगा कि कोई सरकार 5 साल अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद एक बार फिर सत्ता में वापसी करेगी उत्तर प्रदेश में, अगर रुझान इसी तरीके से नतीजों में तब्दील हुए हैं। और ये जो इस वक्त आप ग्राफिक्स देख रहे हैं, देखिए मैंने पहले ही आपसे कहा था दिलचस्प अंदाज में हम आप तक आंकड़े पहुंचाएंगे, तो यहां पर आप बुलडोजर भी देख रहे हैं और यहां पर आप बुल भी देख रहे हैं। जी, सांड, चाहे ये बुलडोजर हो चाहे ये सांड हो, चुनावी रैलियों में आपने देखा किस तरीके से इन दोनों का नाम जोरदार तरीके से लिया गया। एक तरफ अखिलेश यादव थे जो इसी बुल सांड को लेकर सरकार की घेराबंदी करते थे कि साहब छुट्टा जानवर की जो समस्या है वो इतनी बड़ी समस्या है कि यही समस्या योगी सरकार के लिए भारी पड़ जाएगी। और खुद ये देखा गया किस तरीके से सरकार की तरफ से भी बीजेपी की तरफ से भी बाद में अपनी चुनावी रैलियों में इस बात का जिक्र किया गया कि हां, छुट्टा जानवर की समस्या है, उसका समाधान निकाला जाएगा। और साथ ही बुलडोजर को लेकर हमने देखा किस तरीके से विपक्ष जो है वो लगातार खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घेराबंदी करता रहा, कहता रहा कि ये तो बुलडोजर बाबा हैं। लेकिन फिलहाल उसी बात को भुनाते हुए जो बीजेपी आगे बढ़ी, ये कहते हुए कि साहब ये कानून व्यवस्था है, ये माफिया राज और परिवारवाद का सफाया है जो इसी बुलडोजर के जरिए होगा, उसको शायद यहां पर लोग पसंद कर रहे हैं। क्योंकि किसानों का जो मुद्दा, हम खेत से भी आंकड़े आपको दिखा रहे हैं जहां पर खेत में लहराती फसल है, ट्रैक्टर्स हैं, और किसानों के मुद्दे को भी जोरदार तरीके से विपक्ष की तरफ से भुनाने की कोशिश की गई सत्ता पक्ष के खिलाफ। लेकिन वही सत्ता पक्ष जिसकी तरफ से वो किसान सम्मान निधि हो या फिर किसानों की मंशा के अनुरूप तीनों कृषि कानून वापस कर लेने की बात हो, उसको बार बार आगे बढ़ाया गया। और सरकार की तरफ से यही कहा गया, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। और कुल मिलाकर इस वक्त योगी सरकार को यूपी की जनता जोरदार अंदाज में आशीर्वाद देती हुई नजर आ रही है। आकाशवाणी मऊ सदर से बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी पीछे हुए। अब्बास अंसारी मऊ सदर सीट से पीछे हो गए हैं। 1996 से ये मऊ सदर की जो सीट है वो अंसारी परिवार के पास ही रही है। प्रदीप सिंह कुछ बोलना चाह रहे हैं। रुबाना, बुल और बुलडोजर आपने दिखाया था, प्रदीप जी तब से बोलना चाह रहे हैं। प्रदीप जी क्या बोलना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए योगेंद्र यादव जी ने पूरे प्रदेश का दौरा किया, उसके बाद एक ट्वीट किया था अभी कुछ दिन पहले ही, हफ्ते या 10 दिन पहले, कि बीजेपी का वोट गाय चर गई। तो देखिए जिस तरह का नैरेटिव ये बनाने की कोशिश हुई, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी 3 महीने पहले ये मुद्दा आया था, इस चुनाव में भी 2 महीने पहले ये मुद्दा आया। मुद्दा तो है सर, परेशान तो है। नहीं, मुद्दा निश्चित रूप से है, लेकिन यही बात पूछा था योगी आदित्यनाथ ने, जो लोग शिकायत कर रहे थे कि उन्होंने मजाक में कहा कि लगता है हमारे गोरखपुर की गौशाला से आ गई हैं गायें क्या, तो लोग धीरे से बोले कि नहीं, तो उन्होंने कहा भाई किसकी गाय है, तो बोले हमारी ही है। तो छोड़ा किसने? हम ही ने छोड़ा। पकड़ के रखो जी। विजय जी, एक चीज़ है प्रदीप जी कि अभी चुनाव आयोग के आंकड़े आप देखिए कि मामला अभी भी फंसा हुआ है यूपी में। बहुत सारी सीटें हैं जिसमें मामूली अंतर से बीजेपी आगे है, 200 वोट, 250 वोट, 300 वोट। इसी तरह समाजवादी पार्टी और आरएलडी बहुत सी सीटों पर 5000 वोटों से आगे है। बीजेपी भी कुछ सीटों पर 7000 वोटों से आगे है। शामली की थाना भवन सीट से मंत्री सुरेश राणा आगे हुए। सुरेश राणा आगे हो गए। दीजिए, बातचीत चल रही थी शुरुआत में। सुरेश राणा को खुद भी नहीं लग रहा था कि वो जीत पाएंगे। उन्होंने 40 सीटों पर खुद ही पुनर्मतदान की मांग की थी। और जो प्रदीप रिजेक्ट भी हो गई थी। जी। और जो प्रदीप जी एक बात कह रहे थे ना, छुट्टा पशु बुल और बुलडोजर की बात, कोई माने या ना माने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद चुनावी मंच से कई बार कहा कि एक बहुत बड़ी समस्या है और 10 मार्च को जब हम जीत जाएंगे तो इसके लिए पूरी व्यवस्था बनाई जाएगी। मैं एक बार अपने सहयोगी संजय त्रिपाठी के पास चलूंगा। संजय त्रिपाठी लखनऊ में है, चारबाग पर मौजूद है और वहां पर बहुत बड़ा इंतजाम एबीपी न्यूज ने किया है दर्शकों को सीधे नंबर दिखाने का, आंकड़े दिखाने का। संजय, क्या दिखा सकते हैं आप वहां पे, क्या इंतजाम देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल सुमित, 230 सीटें जिस तरह से रुझान दिखाया जा रहा भारतीय जनता पार्टी को, उससे कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर है उसने कहीं ना कहीं विपक्ष के जो मंसूबे हैं उनको ढा दिया। मैं चारबाग स्टेशन पर हूं, जहां पर एक बड़ी एलईडी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि यहां पर लगातार लाइव टेलीकास्ट हो रहा है और जितनी जो रुझान हैं वो 5 राज्यों के यहाँ पर दिखाया जा रहा है और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो इन रुझानों को बड़ा ध्यान से देख रहे हैं। मैं उनसे बात करूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा सूरज धवन। कहाँ से हैं आप? सहारनपुर से। ये जो सामने देख रहे हैं आप एबीपी न्यूज़ पर, ये जिस तरह के रुझान आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को बम्पर सीटें मिल रही हैं, क्या कहेंगे?
आपका भी धन्यवाद, योगी जी का भी धन्यवाद। सबसे बड़ा धन्यवाद है हमारे मोदी जी का। योगी जी का तो बस बल्ले बल्ले है आज। बल्ले बल्ले है, योगी जी की बल्ले बल्ले है, आंकड़े भी यही कह रहे हैं। जी, चंडीगढ़ से आया मैं, बहुत अच्छा है, बहुमत से जा रहे हैं, योगी जी की जगह। क्या लगता है सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है जिस तरह का रुझान भारतीय जनता पार्टी को मिला? योगी जी। योगी जी? जी हाँ। अच्छा, योगी जी की छवि एक बड़ा मुद्दा रही है, बड़ी साफ सुथरी निष्पक्ष छवि रही है योगी जी की, और कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित करती है। आप क्या मानते हैं? क्योंकि आते में योगी जी आए हैं जी। ये लोग हैं, आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में। और भी कुछ लोगों से बात करूँ। क्या नाम है दादा आपका? पृथ्वीराज सिंह लोधी। अच्छा, देख रहे हैं ये सामने आपके आंकड़े हैं। हाँ, मोदी जी जीत रहे हैं। मोदी जीत रहे हैं। हाँ। क्या लगता है, क्या कहेंगे? अच्छा लगता है। अच्छा लग रहा है। और क्या, अच्छा लग रहा है। देखिए लगातार। क्या नाम है आपका? आनंद जायसवाल। कहाँ से हैं जायसवाल? फैजाबाद। जी संजय। फैजाबाद, अयोध्या। जी हैं? जी। तो अयोध्या और सारी सीटों का आप देख रहे हैं जो एबीपी न्यूज दिखा रहा है। संजय, क्या लग रहा है ये सब दर्शकों के लिए खास इंतजाम भी ऐसे कई सारे सेंटर्स पूरे उत्तर प्रदेश में एबीपी न्यूज ने किए हैं, जहां पर दिन भर आप अपने शहर में बाहर निकलकर आंकड़ों को देख सकते हैं, नंबर्स को देख सकते हैं। ऐसे एलईडी वैन्स कम से कम 20 जगहों पर यूपी में घूम रही हैं और इन नंबर्स को लाइव टेलीकास्ट कर रही हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ मेरे पंकज जी, कुछ अपडेट आपके पास? बताना चाह रहा था कि जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पप्पू चाय वाले के यहाँ और गोपाल पान वाले के यहाँ जाना पड़ा, उस वाराणसी दक्षिणी सीट से समाजवादी पार्टी के जो वहाँ उम्मीदवार हैं वो 7,124 वोट पाए हैं दूसरे राउंड की गिनती के बाद, और जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं नीलकंठ तिवारी, उनको सिर्फ 1,370 वोट मिले हैं। 6,000 वोटों का फर्क है पहली और दूसरी। पंकज, लेकिन इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट ये कह रही है कि बीजेपी को 43% वोट मिल रहा है यूपी में अभी तक 43। जी हाँ, मिल रहा होगा, लेकिन मैं जिस सीट की बात कर रहा हूँ, अगर ये 43% की बात सही है तो आप देखिए कि 2017 में जो था वोट शेयर, उससे ज्यादा वोट शेयर मिल रहा है। तो एक तरीके से बीजेपी के पक्ष में है अभी तक की जो नतीजा। इतने पक्ष में होने के बावजूद भी अगर नीलकंठ तिवारी पीछे चल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उनके खिलाफ बहुत एंटी इनकम्बेंसी थी। गुस्सा है, गुस्सा है। नहीं, निश्चित तौर पे देखिए, नीलकंठ तिवारी, मतलब मैं बार बार यही बात कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने के बाद भी अगर ये हालत हो रही है तो आप सोचिए कि उस व्यक्ति के प्रति कितना गुस्सा होगा, कितना क्षोभ होगा। और ये जो बात सबसे बड़ी बात है कि वहां पे एक पुजारी है जो समाजवादी पार्टी का जो कामेश्वर दीक्षित हैं, वो जो महामृत्युंजय मंदिर है उसके पुजारी हैं, तो उम्मीदवार भी यहाँ पर बहुत शानदार दिया भारतीय समाजवादी लोग जो पार्टी। हैं धर्म से भी ज्यादा जात पात में बहुत विश्वास रखते हैं। लोकल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट्स पर बहुत ज्यादा नाराजगी बहुत बड़ा फैक्टर है उत्तर प्रदेश। यूपी की सरोजनी नगर सीट से एसपी के अभिषेक मिश्रा आगे। अरे राजेश्वर पीछे हो गए हैं, अभिषेक आगे चल गए हैं। ये वाली सीट है सरोजनी नगर वाली। पूर्व मंत्री अखिलेश यादव की सरकार में थे सबसे युवा मंत्री अभिषेक मिश्रा, वो बढ़त बना रहे हैं। दरअसल सरोजनी नगर सीट शुरू से ही विवाद का वो था, और सबसे बड़ी बात है कि ईडी से सीधे बिना राजनीतिक किसी अपने बैकग्राउंड के वहां पर आए थे। अभिषेक मिश्रा ब्राह्मण चेहरा होते थे समाजवादी पार्टी का, उसके बाद वो अगर वहां पर आगे जा रहे हैं तो कोई बहुत संशय नहीं होना। शोभना के पास चलते हैं, शोभना के पास ताजा अपडेट है। शोभना, बिल्कुल सुमित, राजेश्वर सिंह का जिस तरीके से पीछे आने की खबर आई है, वहां से डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जो कि समाजवादी पार्टी के वो आगे चल रहे हैं। और देखिए ये आंकड़ा कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, सिर्फ 175 वोटों से आगे चल रहे हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। जैसा कि रोमाना ने कहा कि युवा चेहरा है, शिक्षा विभाग से आते हैं, और देखिए 175 वोटों से आगे। जय प्रताप सिंह बासी सीट से बीजेपी के 2178 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये तमाम वो वीआईपी चेहरे। तो अखिलेश यादव की बात करें तो 6793 वोटों से आगे चल रहे हैं। एसपीएस बघेल से कहा जा रहा था कि यादव और बनाम गैर यादव की ये लड़ाई है, लेकिन अखिलेश यादव ने यहां पर बढ़त बनाई हुई है। पंकज सिंह नोएडा से 5705 वोटों से, ये बहुत बड़ा इस समय का फर्क जो है वो कहा जा सकता है, आगे चल रहे हैं। ये तमाम वो वीआईपी चेहरे। पुष्कर धामी खटीमा से पीछे चल रहे हैं। सिटिंग मुख्यमंत्री अगर पीछे चल रहे हैं तो ये बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है। 905 वोटों से पुष्कर धामी पीछे चल रहे हैं। अगर हम राजा भैया कुंडा यानी गुलशन यादव से, वो 912 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये तमाम वो वीआईपी चेहरे जिनके वोटों का अंतर हम आपको बता रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य आप देखिए आगे निकल गए हैं पल्लवी पटेल से 870 वोटों से। ये अभी कहा जाए कि कुछ ही चरणों की जो काउंटिंग है वो पूरी हुई है, लेकिन उसमें जो डिफरेंस है वो कोई बहुत ज्यादा अभी नहीं दिखाई दे रहा है सुमित। और कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन 239 सीटों पर आगे चला गया है, सपा 108 पर है, और ये आमने सामने सीधी टक्कर है, और उसमें बीजेपी की बहुत बड़ी लीड दिखाई दे रही है। वाराणसी की शिवपुर सीट से एसपी गठबंधन के उम्मीदवार अरविंद राजभर आगे।
अरविंद राजभर आगे चल रहे हैं। मतलब अनिल राजभर जो मंत्री हैं वो पीछे हो गए हैं और अरविंद राजभर जो हैं वो ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं। तो ये सीट से अरविंद राजभर का आगे होना मतलब जो गठबंधन वाली रणनीति थी अखिलेश यादव की वो पे करती हुई नजर आ रही है। नहीं, जबकि इसका तोड़ निकाला था बीजेपी ने, जहां जहां राजभर थे उनके खिलाफ राजभर खड़े कर दिए थे, लेकिन मुकेश सहनी भी वहां पर आ गए थे, तो वो मामला थोड़ा फंसाने की कोशिश थी। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा, बाप बेटे में से दोनों विधानसभा पहुंचते हैं या बाप बेटे में से बेटा बाप से बढ़कर निकलता है। फिलहाल अरविंद राजभर आगे चल रहे हैं। आकाश पांडे प्रयागराज दक्षिण सीट से बीजेपी के नंद गोपाल नंदी आगे। नंद गोपाल नंदी एक और मंत्री, वो इलाहाबाद दक्षिण सीट, वहां से फिलहाल आगे चल रहे हैं। कुल मिलाकर स्वास्थ्य मंत्री अभी अभी हमने आपको बताया उन्होंने भी बढ़त बना ली है और इस वक्त का बड़ा आंकड़ा ये कह रहा है कि बीजेपी गठबंधन के खाते में 200 कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। पार्टी गठबंधन के खाते में 108 सीट। जी टिप्पणी है, पंजाब में 117 पूरी 117 सीटों के चुनाव आयोग के अनुसार रुझान सामने है। आम आदमी पार्टी 88 सीटों पर आगे, कांग्रेस 15 सीटों पर आगे, श्रोमणी अकाली दल 8 सीटों पर आगे और 42% वोट आम आदमी पार्टी को मिले। 117 में से अगर 88 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे है तो मतलब सबको ये साफ तो कर दिया, वाकई में झाड़ू चल गई। पंजाब में क्लीन स्वीप है, क्लीन स्वीप है। 88 सीटें जीत जाना 117 में से वाकई में बहुत बड़ी बात है और यह भी दिखाता है कि कितना ज्यादा गुस्सा था पुरानी पार्टियों के प्रति, चाहे वो कैप्टन की रही हो, चाहे वो चन्नी की रही हो या फिर बादल की रही हो। ये खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए। बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, रागिनी नायक है, एमएच खान है, स्वागत है आप सबका। और साथ में मेरे साथ आम आदमी के प्रवक्ता संजीव झा भी दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले संजीव, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, बहुत बड़ी जीत की ओर पार्टी बढ़ रही है पंजाब में। संजीव। बिल्कुल आपने ठीक कहा, आज बहुत बड़ा दिन है। आज पंजाब के लोगों को गले लगाकर धन्यवाद करने का दिन है। देखिए, वैसे तो पंजाब कई सारे प्रयोग पहले भी किए हैं और पंजाब ने पूरे देश को रास्ता दिखाया है, लेकिन आज एक साधारण आदमी को जिम्मेदारी देकर मुझे लगता है पंजाब ने फिर इतिहास रचा। देखिए, मैं पूरे कैंपेन में पंजाब में था, मुझे एक शख्स मिले, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही, लुधियाने में था। उन्होंने कहा कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें आज़ादी दिलाई। हमने कहा कि ये आज़ादी कैसा? उन्होंने कहा कि देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन पंजाब केवल 2 परिवारों का राज था। आपने एक साधारण आदमी को मुख्यमंत्री का प्रत्याशी बनाकर आपने हमें आजाद कर दिया। नहीं संजीव, तो मुझे ये लगता है कि आज संजीव इस बात को एक बार फिर कंफर्म कर दीजिए। लाइव टीवी पर करोड़ों लोग आपको इस वक्त देख पा रहे हैं। बहुत से लोग इस तरह की शंका जता रहे हैं कि आज नहीं तो कल अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनकर चले जाएंगे पंजाब में, या खुद नहीं जाएंगे तो उनकी पत्नी चली जाएंगी। ऐसी कोई हलचल, ऐसी कोई कोशिश होगी क्या पार्टी की तरफ से या नहीं होगी? इसको साफ कर दीजिए आज संजीव। देखिए, मुझे लगता है कि अब इस पर चर्चा ही नहीं होनी चाहिए, चूंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अरविंद केजरीवाल जी ने खुद कहा है कि पंजाब के लोग चलाएंगे। तो मुझे लगता है कि बार बार ये बहस कहाँ से शुरू होती है, ये शंका कहाँ से शुरू होती है, मुझे समझ नहीं आता। देखिए, आज दिन इसलिए भी बड़ा है कि जितने बड़े बड़े स्टॉलवर्ड थे, आज आप देखिए कैप्टन साहब पीछे चल रहे हैं, लांबी से बादल साहब पीछे चल रहे हैं, हमारी साधारण कार्यकर्ता जीवनज्योत कौर दोनों को, मजीठिया जी को हरा रहे हैं, सिद्धू जी हार रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज ये दिन है चर्चा करने का कि अब ये जितने पॉलिटिकल स्टॉलवर्ड हैं उसके खिलाफ नफरत कितनी थी पंजाब में। मुझे लगता है कि कोई चर्चा का विषय नहीं है। पंजाब को भगवंत मान चलाएंगे, हमारे पंजाब के आम आदमी पार्टी के सभी नेता चलाएंगे और जो प्रॉमिसेस है उस प्रॉमिसेस को डिलीवर करेंगे। चलिए, मैं आप यूपी की तरफ आता हूं। आपकी बात से क्यों लेते हुए कि आपको इतनी बड़ी जीत मिली। सुधांशु जी हैं, रागिनी हैं, एमएच खान साहब हैं, तीनों यूपी के लोगों को जानते हैं, पहचानते हैं। सुधांशु जी, उत्तर प्रदेश में तो बहुत बड़ी जीत है, लेकिन पंजाब में बहुत बड़ी हार है। आप किस चीज पर पहले अपनी टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए सुमित जी, इस चुनाव ने दिखाया है कि उत्तर से पूर्वोत्तर तक और गंगा जमुना के मैदान से गोवा तक भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में जो युगांतर स्थापित किया था वो पूरा दिखाई पड़ रहा है कि हम सब जगहों के ऊपर जन आकांक्षाओं के अनुरूप जन आशीर्वाद प्राप्त करते हुए दिख रहे हैं। आपने पंजाब की बात कही तो यहां फिर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी को सोचना होगा कि आपने ही आम आदमी पार्टी की पालकी ढोई थी दिल्ली में और ढोते ढोते कहां तक पहुंचा दिया। जहां तक भाजपा का प्रश्न है तो हमने विगत 28-30 वर्ष तक अकाली दल के साथ गठबंधन रखा था। हमने राष्ट्र हित में अपने राजनीतिक हित को पीछे रखते हुए हम सिर्फ 21-22 सीटों पर लड़ते थे, यानी 15% सीटों पर लड़ते थे। आज 50% सीटों पर पहली बार हम लड़े।
जिस दिन 100% सीटों पर लड़ेंगे उस दिन पंजाब में भी परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। चूंकि एकमात्र राज्य पंजाब था जहां भारतीय जनता पार्टी जी सभी सीटों पर नहीं लड़ रही थी, मुख्य लड़ाई में नहीं थी, इसलिए वहां पर अगर देखा जाए तो ईमानदारी की बात यह है कि वहां जो सत्ताधारी दल था उससे पूछना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए सुधांशु जी, जहां जहां हमारी सरकार रागिनी तो बोलना चाह रही है, मैं आऊंगा रागिनी आपके पास, लेकिन सुधांशु जी इस बात का जवाब मैं जानना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी का उदय पंजाब के अंदर, इसको आप कैसे इंटरप्रेट करना चाहेंगे? भी एक ऐसी पार्टी जो बहुत ही 10 साल पुरानी पार्टी है, अभी अभी राजनीति में आती है, दो राज्यों में, दिल्ली में पूरी सरकार और वहां पर पूरी सरकार, और जो भी सरकार बनी वो बिल्कुल क्लीन स्वीप करके करीब 80% वोट लेकर। देखिए, आम आदमी पार्टी का जो अभूतपूर्व उत्थान पंजाब में दिख रहा है, ये अपने आप में दर्शाता है कि यदि जो पार्टियां जहां सत्ता में होती हैं, यदि वह सत्ता में रहकर जन भावनाओं के साथ उसका सम्मान न करके उनका उपहास करने लगती हैं व्यक्तिगत इंटरेस्ट में, तो इस प्रकार से परिवर्तन दिखते हैं। हाँ, एक बात जरूर आम आदमी पार्टी के लिए कही जाती है कि वो पहली पार्टी अब बनने की संभावना दिख रही है जिनकी 2 राज्यों में सरकार होगी। अब यहीं पर जो बात है, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात भी सामने आएगी कि इन 2 राज्यों में यह भी देखना पड़ेगा कि क्या यह संभव हो सकेगा कि छोटे राज्य और जो पूर्ण राज्य नहीं है उसका मुख्यमंत्री एक बड़े राज्य और पूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री को नियंत्रित कर पाएगा या वो उसको अपना नेता मान पाएगा। ये भी आने वाले समय में एक रोचक विषय होगा राजनीतिक विश्लेषकों। रुमाना के पास अपडेट। बिल्कुल सुधांशु जी, आपके पास आएंगे, रागनी भी इंतजार कर रही है, लेकिन इस बीच 403 विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश की ओर देख सकते हैं आप। बीजेपी गठबंधन ने और बढ़त बना ली है, 240 सीटों पर बीजेपी गठबंधन आगे। समाजवादी पार्टी गठबंधन दूसरे नंबर पर जरूर है, लेकिन बहुत पीछे बीजेपी गठबंधन से, महज 108 सीटों पर ही इस वक्त समाजवादी पार्टी गठबंधन की पकड़ नजर आ रही है। सुमित, और जो बात शुरू में हम लोग कर रहे थे रुमाना की, बीजेपी करीब अगर जीतेगी तो 300 सीटों तक जा सकती है, वो स्थिति यूपी में दिखाई दे रही है। अब रागिनी जवाब दीजिए, आपके पास आपका शासित राज्य 5 साल तक आप रहे, वहां पर इतनी बड़ी नंबर लेकर आए थे 2017 में, और आज कांग्रेस पार्टी की क्या गत हुई पंजाब में, और यूपी में भी आप क्यों नहीं चल पाई? सुमित जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि न हार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। तो उत्तर प्रदेश से शुरू करती हूँ। किसकी कविता है, नाम भी बताइए ना। वो आप भी जानते हैं, समझदार लोग जानते होंगे। आप बताइए ना, वाजपेयी जी की कविता है, मैं बोल दूं वाजपेयी जी की कविता को आप कोट कर रही हैं। नाम देखिए, शेक्सपियर ने भी कहा है, नाम में क्या रखा है, भावना को समझिए। अब मुझे आगे बढ़ने दीजिए। पिछले 3 दशकों से उत्तर प्रदेश में हम अकेले कभी नहीं लड़े, 403 सीटों पर कभी नहीं लड़े। उसके बाद आपके रुझान जो दिखा रहे हैं, हम तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभर रहे हैं, वोट शेयर भी पता चलेगा। एक इतनी विषम परिस्थितियों में जहां हमारा संगठन सिकुड़ गया था, बसपा जैसी पार्टी को हमने पीछे धकेल दिया। और क्यों पीछे धकेल दिया? क्योंकि एक नया नैरेटिव हम वहां पर लेकर आए। हमने महिलाओं की, किसानों की, युवाओं की बात की, और जैसा प्रियंका जी ने खुद कहा कि धीरे धीरे रे मना, धीरे ही सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे फल होए। तो धीरे धीरे ही होगा, हाथ पर दही नहीं जम पाएगा हमसे उत्तर प्रदेश में, लेकिन अगले 5 साल बाद ये खुला मैदान होगा। क्षेत्रीय दल सिकुड़ेंगे, अगली लड़ाई भाजपा और कांग्रेस जो हाथ पे दही जमा था पंजाब में 2017 में, वो दही क्यों पिघल गया? मैं पंजाब पर आ रही। देखिए, हर टीम जीत की परिस्थिति को देखते हुए, संभावनाओं को तलाशते हुए, तत्कालीन परिस्थितियों पर गौर करते हुए अपना कप्तान बदलती है समय समय पर। हमने भी बदला, और आपने देखा कैप्टन अमरिंदर सिंह भी अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। अगर हमने ये निर्णय पहले लिया होता, चन्नी जी को, आप मुझे ऐसा लगता है, उनको पहले ये जिम्मेदारी दी होती, तो आज शायद परिस्थितियां हमारे लिए और बेहतर होती। पर मुझे गुरेज नहीं होगा ये कहते हुए कि हमारी अपेक्षा ऐसी नहीं थी कि पंजाब में इतनी। नहीं, पर आपने कहा कि दलित मुख्यमंत्री दिया, दलित सिख दिया, और 2-2 सीट से लड़ाया। मेरे ख्याल से दोनों सीट पर वो पीछे चल रहे थे कुछ देर पहले तक, दोनों पर पीछे। चन्नी साहब, अभी आप क्या देखिए, निर्णायक स्थिति में कुछ नहीं कहा जा सकता है। प्रमोद सावंत भी पीछे चल रहे हैं, धामी जी भी पीछे चल रहे हैं। हिमाचल में जब भाजपा की सरकार दूसरे की कमीज पे दाग दिखा के आपकी कमीज उजली नहीं हो जाती ना। मैं आपसे आपके सवाल कर रहा हूँ। आप बोलने तो दीजिए। मैं तो कह रही हूँ कि हमें ये अपेक्षा नहीं थी कि आम आदमी पार्टी इतना अच्छा करेगी, और मैं कह रही हूँ कि ये हमारी कोई ना कोई कमी जरूर रही होगी, क्योंकि बहुत अभूतपूर्व तरीके से अच्छे काम 111 दिन के टेन्योर में चन्नी जी ने करके दिखाए। सिद्धू ने चन्नी का नाम अनाउंस होने के बाद कैंपेन नहीं करना हानिकारक हो गया, सिद्धू ने सबोटाज कर दिया।
स्पेसिफिक सवाल। सुनिए ना, लोकतंत्र की खूबसूरती यह है कि कोई भी जीत और हार अंतिम नहीं होती, और आप किसी की जीत से यह अनुमान नहीं लगा सकते जो तत्कालीन मुद्दे हैं वो है ही नहीं। क्या महंगाई सच में मुद्दा नहीं है? क्या बेरोजगारी सच में मुद्दा नहीं है? क्या महिलाओं के प्रति अन्याय उत्तर प्रदेश में मुद्दा नहीं? हाँ, ये सारे मुद्दे हैं। पंजाब में हमने अच्छा काम किया, कम से कम इन नंबर्स को देखने के बाद ये बोल सकता हूँ रागिनी जी कि ये नंबर, ये मुद्दे आपके लिए रहे होंगे, लेकिन आपने जिनको वोट मांगने गया उनके लिए शायद ये मुद्दे नहीं थे, तभी यूपी में भी आपको इन मुद्दों पर वोट नहीं मिला और पंजाब में भी नहीं मिला। इन मुद्दों से इतर भी कुछ मुद्दे थे जिन पर वोट हुआ है। अब आप सुधांशु ये कह दें कि महंगाई मुद्दा नहीं है, तो मुझे लगता है ये तो हास्यास्पद बात है। महंगाई मुद्दा था और उस पर पेट्रोल डीजल का दाम मुद्दा नहीं है, उस पर जनता ने वोट नहीं दिया। सुधांशु जी, देखिए मैं बोल सकता हूं? जी जी बोलिए ना, आप ही की बारी। हाँ सुमित जी, देखिए रागिनी जी ने, चूंकि इनको हिंदी साहित्य का अच्छा ज्ञान है, तो इन्होंने अटल जी की वह पंक्ति बोली थी, तो मैं अटल जी की कविता की दूसरी पंक्ति बोल देता हूं जो इनके ऊपर चरितार्थ होती है, जो इन्होंने आम आदमी पार्टी को खड़ा करके किया था कि चिंगारी का खेल बुरा होता है, चिंगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर में आग लगाने का सपना अपने घर में ही सदा खरा होता है। दिल्ली में इसीलिए खड़ा किया गया था आम आदमी पार्टी को कि उस समय जिस प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी से डाइवर्ट होगा, और अंततः वो इन्हीं का घर ले गया। और उत्तर प्रदेश पे अब आते हैं, जो उन्होंने बात कही, देखिए मैं ईमानदारी की बात कहता हूं, महंगाई इस समय थी और वैश्विक कारण थे, आर्थिक कारण थे, कोरोना महामारी का कारण था, इसके बावजूद महंगाई यदि 4.5-5% पे थी, तो जिन लोगों के दौरे हुकूमत में कोई जाके चेक कर ले, कांग्रेस के रिजीम में 12 बार महंगाई 10 डिजिट से ऊपर रही है, और 17%, 18%, 26%, 27% तक महंगाई की दर रही है। तो जब सपा या कांग्रेस ये कहें कि हम महंगाई ठीक कर देंगे, तो लोगों को बहुत समझ में आता है कि भाई जिन्होंने अपने जमाने में इतनी भयंकर महंगाई बढ़ाई थी, आज नियंत्रित महंगाई में वो महंगाई को मुद्दा बनाएं, तो यह संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए जनता ने जो इन्होंने कहा, मुद्दों के इतर मुद्दे थे, हाँ मुद्दा था, लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा था। खान साहब, लोगों ने ईमानदारी, खान साहब नेतृत्व क्या ईमानदार आपको इंटरवीन कर और विश्वसनीयता, एमएच खान अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, बसपा के प्रवक्ता हैं। खान साहब, आपकी पार्टी चौथे नंबर पर जा रही है भाई, बीजेपी, सपा, कांग्रेस, बसपा। नहीं, अभी देखिए बहुत हताश होने की जरूरत नहीं है, ना बहुत उत्साहित होने की जरूरत है। हम तो हताश है नहीं, आप अपना हाल बताइए। नहीं, अब अपने कह रहे हैं। अच्छा, अपने ही को कह रहे हैं, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं तो मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि अभी 4 से 5 बजे तक का इंतजार करिए, जब कुछ आधे से ज्यादा हम और आप 2 दिन पहले लखनऊ में साथ में थे एग्जिट पोल के दिन, तो आपने कहा था कि आज तक का इंतजार करिए। अब आज हम बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं शाम को 5 बजे तक का इंतजार करिए। कब तक इंतजार करना है, एक बार तय कर दीजिए। नहीं, फाइनल अभी हो गया क्या? सुमित जी बताइए, फाइनल अभी हो गया? फाइनल नहीं हुआ, पर आपको उम्मीद है ये 5 से बढ़कर 203 हो जाएगा, ये 5 से बढ़कर 203 हो जाएगा। आप एग्जिट पोल पर लगातार बीते 3 महीनों से सवाल खड़े करते रहे, आज हश्र क्या हो रहा है? एग्जिट पोल सही साबित हो रहे हैं और आपकी पार्टी जो दिख रही थी तीसरे चौथे नंबर की, वो वहीं दिखाई दे रही है। नहीं, चलिए अभी हम अभी कह तो रहे हैं, हम अभी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अगर शाम तक हमारी पार्टी के पक्ष में नहीं आता है तो हम मान लेंगे। चलिए, लेकिन अभी हम हतोत्साहित नहीं। रुमाना कुछ पूछना चाह रही है? रुमाना, अभी हम बिल्कुल, मुझे तो लगता है एक बार फिर से जरा रागनी से ये जान लेते हैं कि रागनी, पंजाब तो हाथ से निकला ही, लेकिन क्या पंजाब के चक्कर में उत्तराखंड भी हाथ से निकल गया? कि हरीश रावत साहब हम देखते थे बार बार पंजाब में ही पहुंचे हुए हैं झगड़ा सुलझाने के लिए। रागनी, देखिए, निर्णायक तरीके से कोई भी टिप्पणी दी जा सकती है रोमाना जब नतीजे आ जाएं। अभी रुझान भी पूरे आए हैं, लेकिन नतीजों में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन हाँ, अगर यही रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो ये कहना पड़ेगा कि हमारी स्ट्रैटेजी में गलती रही। शायद हरीश रावत जी को पंजाब से पहले मुक्त करके उत्तराखंड में भेजना चाहिए था, क्योंकि उत्तराखंड के मुझे लगता है सबसे बड़े नेता वही हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि हमारा जो संदेश पहुंचाने का तरीका है जनता तक, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी 18,000 कार्यकर्ता हमारे जेल में गए। अखिलेश यादव जब ऑस्ट्रेलिया में थे कोरोना के समय पर,
तब प्रियंका गांधी जमीन पर खड़े होकर लोगों की मदद कर रही थी, पर उसके लिए मुझे लगता है संगठन की मजबूती बहुत जरूरी है। नहीं, और आप ये जो बात बता रही है, मुझे लगता है एमएच खान साहब को यहाँ पर आना चाहिए। और एमएच खान साहब, यही वजह है कि मायावती क्योंकि दिखी नहीं कहीं पर ग्राउंड पर, और इस वक्त अगर मैं इस वक्त का जो रुझान एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं उसमें जिसका जिक्र रागनी भी कर रही थी कि कांग्रेस बीएसपी के मुकाबले आगे है सर। रहेगा, अभी देखिए ना शाम तक रुमाना जी। चलिए सर, अभी आगे पीछे होता रहेगा। मत खोलिए आप, मैं समझ रही हूँ इस वक्त मजबूरी है, लेकिन फिलहाल बिल्कुल ये रुझान जी, आपने एक सवाल आम आदमी पार्टी से रुमाना पूछा, एक मिनट, कुछ कहना रागिनी जी एक मिनट, बद्री जी कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं एमएच खान साहब से। बद्री जी। हाँ खान साहब, मैं ये पूछ रहा था कि 6 से 5 पर अगर आप आ गए तो मुझे समझ में आ रहा है कि मायावती क्यों कांग्रेस पर अटैक करती थी। मायावती जब भी भाषण देती थी तो सबसे ज्यादा कांग्रेस पर अटैक करती थी। ये वोट गया कहाँ होगा? ये नहीं गया तो बीजेपी की तरफ ज्यादा गया है, लेकिन कांग्रेस के लिए भी एक बात कहनी है कि जो 6 में 3-4 तो ऐसे हैं जो अपने बल पे जीते हैं, जो कैंडिडेट के वोट हैं उसमें कांग्रेस का वोट नहीं है, तो इसमें बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त का बड़ा आंकड़ा मैं जरा जल्दी से बता दूं आपको, 403 विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश की, और शुरुआती रुझान बल्कि 2.5 घंटे के करीब ये काउंटिंग शुरू हुए हो चुका है। मतगणना की शुरुआती 2.5 घंटे होने वाले हैं और ऐसे में बीजेपी गठबंधन 243 सीटों के साथ सबसे आगे बड़ी बढ़त के साथ जादुई आंकड़ा पार कर चुका है बीजेपी गठबंधन। उत्तर प्रदेश में लग रहा है कि एक बार फिर से योगी की लहर है। ये क्या पिछली बार के फिगर को बीजेपी गठबंधन रिपीट करने वाली है, और वो भी तब जबकि पुराने कई साथी चले गए हैं और नए साथी ना के बराबर आए हैं? इस पर बात करनी चाहिए। रुमाना, क्या लग रहा है आपको यहाँ से? ये पिछली बार की तरह 312 अपने दम पर 325 सहयोगियों के साथ कहां पहुंचेगा ये आंकड़ा बीजेपी का? आप एक जो गौर रखना पड़ेगा कि कांग्रेस और बसपा के अच्छा नहीं करने के चलते जो है इंडेक्स ऑफ अपोजिशन यूनिटी जिसको कहते हैं वो हाई है उत्तर प्रदेश के लिए। तो कहीं ना कहीं ये मामला जो है वो भाजपा की भी जो गति जो है वो रुकेगी। यहाँ से आम आदमी पार्टी अच्छा करेगी, लेकिन सरकार जो है वो भाजपा की बनेगी। तो ये गति मैं देखती हूँ कि थोड़ा सा भाजपा के लिए यहाँ से कम जाएगी, सपा के लिए बेहतर होगी। हैविंग सेड, आप कह रही हैं कि गति रुकेगी, और मेरे ख्याल से बद्री जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी बद्री जी के पास आ जाते हैं। चाह रहा था कि ये जो गति अभी बढ़ रही है भाजपा की उत्तर प्रदेश में, ये मुझे लगता है कि अभी सपा की भी और बढ़ेगी। जैसे 111 है ना, तो ये बीजेपी 300 के आसपास भली चली जाए लेकिन ऊपर नहीं जाएगी। दरअसल बद्री जी आप जो बात कर रहे हैं और मनीषा जी जो बात कर रही है, एक आंकड़ा है यहाँ पर जिसके बारे में संगीता जी जानकारी देंगी, और वो आंकड़ा ये बता रहा है किस तरीके से करीब कई सीट्स ऐसी हैं जहां पर मामला बहुत आर पार का बना हुआ है। 500 वोट्स के भीतर ये मामले में आगे पीछे हो रहा है खेल। जी हाँ रोमाना, जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है वहाँ पे जब मैं ट्रैक कर रही हूँ तो देख रही हूँ कि बहुत सी सीटें हैं जहाँ पर कि 40 वोट तक का मार्जिन है। 40 वोट, 110 वोट, 300, अभी ये ऐसे मार्जिन है जो कि इधर वे जा सकते हैं। अगर एक बूथ का खुला वोट खुला, वहीं पे सारा जो रुझान है वो चेंज कर जाएगा। तो मैं जैसे देख रही हूँ, अगर एक पेज में मान लीजिए कि अगर 7 अगर कॉन्स्टिट्यूंसी बता रहे हैं तो उसमें से 2-3 ऐसे हैं जहाँ की इतना कम का मार्जिन है। तो वैसे में ये जो रुझान है उसमें बदलाव की काफ़ी गुंजाइश मुझे दिख रही है। आकाशवाणी यूपी की मऊ घोसी सीट से एसपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान पीछे। दारा सिंह चौहान पीछे हो गए, छोड़ के आए दारा सिंह चौहान योगी सरकार में मंत्री, पिछली बार मधुबन सीट से जीते थे और इस बार दारा सिंह चौहान की सीट बदली थी। दारा सिंह चौहान जो हैं अब वो पीछे चल रहे हैं अपनी सीट से, लेकिन इस बीच ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं ग्राफिकली। देखिए किस तरीके से साइकिल गिरती चली गई, साइकिल स्टैंड। कहाँ तो ये कहा जा रहा था समाजवादी पार्टी की तरफ से कि इस बार साइकिल चलेगी जोरदार अंदाज में, लेकिन यहाँ तो साइकिल धड़ाधड़ एक के बाद एक सब गिरती चली गई है। और योगी आदित्यनाथ मतलब बीजेपी 243 इस वक्त रुझानों में बीजेपी सबसे आगे, जोरदार बढ़त के साथ बीजेपी। ये जो 3 बड़े नेता योगी सरकार से निकल कर गए थे समाजवादी पार्टी में, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी, तीनों लगातार पीछे चल रहे हैं। तो केवल ये 3 नहीं, इसमें ओम प्रकाश राजभर को भी जोड़ लीजिए। ये एसेट समझ कर लाए थे अखिलेश यादव, ये लाइबिलिटी थे और वो साबित हो रहा है। ये पालकी ढोने आए थे, पालकी में सवार हो गए, तो उठाए कौन? तो जो अलायंस है वो पिछली बार देखिए, ये तीसरी बार अलायंस किया है अखिलेश यादव ने। पहली बार कांग्रेस से किया, फिर बसपा से किया, कभी वोट ट्रांसफर इनके एलाइज और ये अपने एलाइज को नहीं करा पाए।
ये बहुत बड़ा लर्निंग है अखिलेश यादव के लिए। ये अखिलेश यादव के लिए भी है, और ये देखिए तीनों नेता जो छोड़ के निकले थे और जिन्होंने एक तरह से लोग प्राय हमारे एनालिस्ट करने लगते कि मंडल की रिविजिट है, मंडल और लौट रहा है। अगर उत्तर प्रदेश के रीजन्स की बात की जाए ना, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा रीजन है, जहां पर 136 सीटें आती हैं, इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को भर भर कर वोट और जबरदस्त तरीके से सीटें मिल रही हैं। आकाशवाणी। हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत भी हरिद्वार ग्रामीण सीट पर पीछे हुई। यतीश्वरानंद आगे चल रहे हैं। 2012-17 में लगातार इस सीट से जीतते आए हैं। पिछली बार हरीश रावत को उन्होंने इस सीट से हराया था। अनुपमा रावत मतलब पिता का बदला नहीं ले पा रही हैं इस बार, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बीजेपी को जबरदस्त वोट और समर्थन मिल रहा है। विजय जी। हाँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिल रहा है, लेकिन देखिए पंजाब में भी जो किसान जहाँ चुनाव लड़ रहे थे वहाँ पर आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा किया है, और यहाँ पर जब किसान का जो बेल्ट थी जहाँ पर किसान संघर्ष कर रहे थे, यहाँ बीजेपी ने अच्छा किया है। तो आप ये देखिए स्टडी। दूसरा मैं आपको इंटरेस्टिंग एक आंकड़ा बताता हूँ। 403 में से 320 के रुझान चुनाव आयोग के सामने हमारे सामने है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 200 सीटें मिली हैं और 83 का रुझान आना बाकी है। इसमें से अगर आधी भी मान लें बीजेपी, तो बीजेपी 240 250 से 250 तक आंकड़ा बीजेपी और ऊपर जा रहा है मेरे ख्याल से। 250 भी नहीं, वो 300 भी छू सकता है। मेरे साथ किसान नेता, क्योंकि राकेश बात हो रही थी किसानों की, राकेश टिकैत साहब जुड़ गए हैं। बीजेपी विद्रोही छेड़ रहे थे उनको। ये राकेश टिकैत हैं, ये भगवा पगड़ी में आज। राकेश टिकैत जी, भगवा पगड़ी, रंग रूप बदला हुआ आज। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ आपको। हरी पगड़ी नहीं, 35 साल हरी पगड़ी नहीं है। 35 नहीं गलत, आपकी गलत जानकारी है, गलत जानकारी है आपको। प्लीज आप पुराने जितने वीडियो दिखाओगे उसमें सब में यही मिलेगी। अच्छा, तो आप पहले मतलब ये भगवा ही पहनते थे? किसान आंदोलन भगवा छोड़ दिया था? आप पहले वही नहीं ऐसा नहीं। ये क्यों पहना आज आपने ऑरेंज पगड़ी? आपको लग रहा था बीजेपी जीत रही है, या देख लिया आपने नतीजे आते हुए? नहीं अजय, बीजेपी का इस पे कोई कब्जा है रंग पे? नहीं, बिल्कुल नहीं है। महर्षि दयानंद बीजेपी में थे क्या? उनकी मेंबरशिप दिखाओ। नहीं बताओ तो फिर किसी का रंग चुराना, ये पर तो योगी जी तो समाज का रंग है। योगी जी तो पहनते हैं। रंग नहीं किसी तो। हाँ, तो पहनते होंगे तो सबका रंग है, महात्माओं का रंग है, तो समाज का रंग है ये। अच्छा, अब चलिए रंग से आगे निकलते हैं। समाज का रंग है ये। तो ये आपके रंग में भंग कैसे बढ़ गई? आगे निकलो। रंग में भंग कैसे बढ़ी यूपी में? बीजेपी तो बहुत बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। देखो, आंदोलन कोई कम अच्छा बढ़ रही होगी, सरकार तो किसी न किसी की बनेगी। देखो, हमारा काम है आंदोलन का, और आंदोलन से यह हुआ है कि सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने किसान को अपने एजेंडे में रखा। तो यही तो काम है हमारा कि पॉलिटिकल पार्टी किसान का शब्द ना भूल जाए। नहीं, किसान के शब्द भूल किसान का नाम लेते हैं। किसान के शब्द भूले होते। देश में आंदोलन बिल जो बीजेपी को लगता है किसानों के हित में थे, इसलिए बीजेपी लेकर आई थी। खैर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं टिकैत साहब, इसका सवाल का जवाब दीजिएगा। पश्चिमी यूपी में बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है, जैसा कि आप लोगों ने कहा। लगता नहीं कुछ भी असर हुआ आपके कैंपेन का, आपके माहौल का, आपके बीजेपी के खिलाफ अभियान का? ये जिला पंचायत के चुनाव भी बता दो, उसमें क्या होया? देखो, जनता ने तो वोट दी नहीं भाई, और क्या हो रहा है उसकी जानकारी है। जनता ने वोट नहीं दिया। किसका वोट है फिर ये? बीजेपी जो अच्छा कर रही है नहीं दिया। किसका वोट है फिर? अरे ये तो भाई मशीन का वोट है, और किसका वोट होता? तो बस सवाल देश में चुनाव बैलेट से होना चाहिए। तो ईवीएम पे सवाल शुरू कर दिया आपने, अभी पूरे नतीजे आए भी नहीं है। गुस्सा होना चाहिए। आप तो वही भाषा बोल रहे हैं जो अखिलेश यादव जी बोल रहे थे। ये तो होना चाहिए ये। नहीं, अखिलेश वे बोल रहे होंगे, अपनी तरक्की उनकी होगी, लेकिन इनको नुकसान तो है। अरे टिकैत साहब, सुनिए मेरी बात। जब आप कलकत्ता जाते हैं, जब आप कलकत्ता जाते हैं ममता दीदी के लिए प्रचार करने के लिए, ममता दीदी तो ईवीएम पे जीती वहां पे, बीजेपी को बुरी तरीके से हराया उन्होंने। ये गलत, आप गलत जानकारी आप राड ये है कि जो एंकर भी हैं वो भी गलत जानकारी रखते हैं। नहीं, कैसे गलत है? एक शब्द हमारा ये बताओ कि जब बंगाल में गए हमने ये कहा हो, हाँ साबित कर रहे हैं, बोलिए ना। आप ये बताओ कि कहीं हमने ये कहा हो कि ममता बनर्जी को वोट दो। नहीं, फिर डोला सेन से एयरपोर्ट पे मुलाकात क्यों की उनके सांसद से?
उनसे गुलदस्ता क्यों लिया, वेलकम क्यों करवाया? अरे एयरपोर्ट क्यों नहीं मना कर दिया, क्यों नहीं प्रोटेस्ट में बैठ गए वहां पे, अभियान पे बैठ जाते हैं कि हम नहीं लेंगे गुलदस्ता? अरे क्यों मने करें हम, क्यों मने करें, मने क्यों करें हम किसी पार्टी में हैं, हम मने करेंगे? आपने प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात नहीं हुई, लगातार बोलते रहे आप, उसका धन्यवाद है। मोदी जी ने बुलाया नहीं, मोदी जी ने बुलाया नहीं, मिलके जाएंगे। आप कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे बीजेपी के खिलाफ लगातार? और यही तो देश की जनता को है कि जो देश की जनता जो 13 महीने तक आंदोलन किया और भारत सरकार नहीं मिली, डिजिटल समझौता करा, क्या देश की जनता यही माफी मांग ली भाई प्राइम मिनिस्टर ने? क्या ये देश बिल वापस कोरिया की तरफ बढ़ रहा है? आपकी बात मान ली, मिलने क्या जरूरी था? माफी क्यों मांगता है प्राइम मिनिस्टर? आपकी बात मान ली ना, बिल वापस ले लिए, बात खत्म हो गई। आप तो उसके बाद भी जिद पे लगे रहे। तो ले ली बिलवा, नहीं तो क्यों ना लगे? बिजली का रेट उत्तर प्रदेश में क्या है, हरियाणा में क्या है, मतलब क्यों ना लगे? अब आप मुझे बताइए, लगना कोई देश में या कोई अपराध है? बीजेपी देखो, बीजेपी को इतनी बड़ी जीत मिल गई है और लग रहा है कि जिस गति से नंबर आ रहे हैं वो 300 के आसपास चले जाएंगे फिर से। तो आप मान रहे हैं ना कि कहीं ना कहीं बीजेपी की एक्सेप्टेबिलिटी, स्वीकार्यता समाज में बनी हुई है, खासकर यूपी में। नहीं कह रहा है कि भाई ये तो चुनाव है, आंदोलन में लोग साथ में रहते हैं, चुनाव क्या पता किस उससे चुनाव में जाते हैं लोग, चुनाव से जा रहे हैं, मशीन से जा रहे हैं, कोई पता थोड़ा है, देश के पूरे सिस्टम पर कब्जा है। अमित मालवीय बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं आपके सामने, टिकैत साहब। ये अमित जी ये कह रहे हैं ईवीएम में गड़बड़ थी, ईवीएम मैनेज कर ली गई, जनता का वोट नहीं है ये। हालांकि भगवा पगड़ी पहन के बैठे हुए, पता नहीं आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आज रंग बदला हुआ है थोड़ा सा टिकैत साहब का। देखिए ऐसी बेतुकी बात ऐसा नहीं है ना, ये गलत प्रचार मत करो। नहीं समझता हूँ, पूरे देश भर में चुनाव होते हैं, हाँ नहीं जरूरी है भी नहीं। और पंजाब में अब आम आदमी पार्टी जीत रही है, तो आम आदमी पार्टी वाले तो ईवीएम को दोष नहीं दे रहे हैं। उसी प्रकार से बंगाल में ममता बनर्जी चुनाव जीती तो उन्होंने ईवीएम को दोष नहीं दिया। तो हारने वाला विपक्षी दल आमतौर से अपनी हार और अपनी बौखलाहट को छुपाने के लिए ईवीएम का सहारा लेता है, ईवीएम को बार बार बदनाम किया जाता है। पर सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में आप जो मैंडेट देख रहे हैं वो जनता का जनादेश है, और जनता ने पहली बार नहीं 2014 के बाद लगातार इस बार चौथी बार भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना समर्थन दिया है। और इससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी का जो गवर्नेंस मॉडल है, जो गरीबों तक सरकार की मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाने का मॉडल है, जो कानून व्यवस्था और शासन व्यवस्था को मजबूत करने का जो मॉडल है, जो लोगों तक सड़कें पहुंचाने, अमित जी एक सवाल का जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप जो बात कह रहे हो उसका लबोलुबाब यही है कि आप जनता की ज़रूरतों को, उसकी नब्ज को पहचानते हैं और आप उसके हिसाब से रणनीति बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, योजनाएं बनाते हैं। एक चीज़ बताइए, किसान बिल को लेकर जो प्रधानमंत्री ने बिल वापस लिए, चुनावों के पहले किसानों से माफ़ी मांग ली, आपको लगता है कि उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट गया है किसानों के बीच में? मैं ये इसलिए सवाल कर रहा हूं कि पश्चिम में आपकी पार्टी बहुत अच्छा कर रही है इस टाइम पे, पश्चिमी यूपी में। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी कि हमने जो कानून बनाए वो किसानों की भलाई के लिए बनाए, और अब वापस ले रहा हूं देश की भलाई के लिए। इस एक वाक्य में उनकी पूरी मंशा निहित थी। जहां तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सवाल है, वहां का किसान मुजफ्फरपुर में हुए दंगों को नहीं भूला। जिस प्रकार से वहां पे लॉ एंड ऑर्डर और अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया, वहां की महिलाएं सुरक्षित महसूस करने लगी, वहां का वोटर इस बात को नहीं भूला। और चाहे वो किसान हो, चाहे वो जाट हो, चाहे ब्राह्मण हो, बनिया हो, दलित हो, अगर वो बाप है और उसकी बेटी महसूस करती है तो उसने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। तो अमित जी, अब मैं कंफ्यूज हो गया आपका जवाब सुन के। क्या किसान बिल दोबारा आ सकते हैं? देखिए, या नहीं आएंगे? बिल दोबारा आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, ये चर्चा का मुद्दा नहीं है। चर्चा का मुद्दा ये है
कि आपने उत्तर प्रदेश की राजनीति को, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को किसान बिल के इर्द गिर्द देखने की कोशिश करी। जी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, जिस प्रकार वहां पे दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए उनके उत्थान का काम हुआ, इसलिए हमको वोट पड़ा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुरक्षा कानून व्यवस्था को लेकर जो काम हुआ उसके लिए हमें वोट पड़ा। वहां किसानों को जो पीएम किसान योजना के अंतर्गत साल दर साल 6,000 रुपए उनके अकाउंट में सीधे भेजे गए, उसके लिए वोट पड़ा। मुजफ्फरपुर नगर अमित के जी, दंगे हुए और उसके बाद एक आंकड़ा है मेरी सहयोगी के पास, वो दिखाकर मेरे पास मेरी सहयोगी है शोभना, पश्चिमी यूपी का आंकड़ा है ये। शोभना, वो आंकड़ा दिखाया जाए, फिर एक सवाल जरूर लेना चाहूंगा मैं उसके बाद टिकैत साहब से। शोभना। बिल्कुल, तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो आंकड़ा है जिसपे समाजवादी पार्टी गठबंधन बड़े बड़े दावे कर रही थी, जयंत चौधरी कह रहे थे कि सुपड़ा साफ हो जाएगा, उसमें तो बुरी खबर है। अगर हम बात करें तो बीजेपी के खाते में 84 इस समय रुझान में, समाजवादी पार्टी के में 43, बहुजन समाज पार्टी के में 4, कांग्रेस के खाते में 1, यानी 136 सीटों में से जिसे हम कहा जाए कि सारे रुझान लगभग स्क्रीन पर इस समय सामने है। बीजेपी का बेहद शानदार प्रदर्शन है, 3 सीटों पर अभी रुझान आने बाकी है। इससे एक बात तो साफ है कि जो किसानों की नाराजगी, बार बार ये कहा जा रहा था कि भाई ये बीजेपी के लिए नुकसानदेह होगी, ये जो जाट वोट है जाट लैंड का, वो तो समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा, वो जाता हुआ नहीं दिखाई दिया। यानी जाट वोट जो है वो जमकर बीजेपी की तरफ जाता हुआ कम से कम इन आंकड़ों में तो दिखाई दे रहा है इस समय। बिल्कुल, और राकेश टिकैत साहब मैं चाहूंगा आप जवाब दें। 136 में से 84, 50% सीटों पर इन रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है, यानी बीजेपी को किसानों ने माफ कर दिया, बीजेपी को स्वीकार कर लिया, आपके आंदोलन को अस्वीकार कर दिया। भाई क्या जो 10 साल पुराना ट्रैक्टर है वो अब चालू हो जाएगा फिर दोबारा? क्या बिजली के रेट जो उन्होंने कहा उसको कम करेंगे? क्या गन्ने का भुगतान टाइम पर होगा? क्या एमएसपी गारंटी कानून, एमएसपी पे फसलें बिकेगी? देखो क्या है कि ये बहरूपिया है। वोट किस मकसद से ले लें, कैसे ले लें? इन्होंने फ्री में नमक खुआ के, और इनको किसी ने बताया जी अब कर नमक खुआ दो। आप बीजेपी की इतनी बड़ी जीत के बाद भी आप बीजेपी के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे आंकड़ा नहीं, हैं, उनको बहरूपिया बोल रहे हैं। अमित मालवीय जवाब देना चाह रहे हैं भाई सवाल, और क्या बोल रहे हैं ये बता दो भाई, वो बता दो उनको। सुनिए, वो बता दो ना कि क्या कर रहा है। टिकैत जो साहब, काम है, विकास के काम है, उसको करो। टिकैत साहब, उस पे काम नहीं हो रहा। टिकैत साहब, एमएसपी पे, टिकैत साहब, आपने जो मुद्दे उठाए, अगर वो मुद्दे होते तो बीजेपी को तो पश्चिम में हार जाना चाहिए था, पश्चिम में हार जाना चाहिए था। क्यों नहीं बीजेपी हारी? क्यों बात करो पूरा भाई? पंजाब में भी दिखा दो ना। पंजाब में बीजेपी था कहाँ? पंजाब में बीजेपी थी कहाँ भाई? पंजाब क्यों देखना चाहते हैं आप? बीजेपी 250 पार हो गई आपसे बात करते करते। अरे रुक तो जा भाई, बात ले अमित मालवीय, हमने ये कहा कि क्या एमएसपी पे गारंटी कानून आ रहा है? अमित जी, जो सवाल पूछ रहे हैं राकेश टिकैत, क्या कोई एश्योरेंस देना चाहेंगे कि ट्रैक्टर के वापस आ जाएगा, बिजली के दाम नहीं बढ़ेंगे? एमएसपी ठीक है, सुन लेते हैं राकेश टिकैत साहब। वापसी आ जाएगा। देखिए, इन्होंने किसान आंदोलन के नाम पर हिंदुओं को लोगों के सहारे छोड़ दिया, वहां पर उनको अनाथ कर दिया, जाट सभाओं में अल्लाह अकबर के नारे लगवाए, आरएलडी की सीटों पे सजा याफ्ता मुसलमानों को टिकट दिलवाई। जाटों के नाम पर इन्होंने जो किसानों के नाम पर राजनीति करी, उस पे उन्होंने हिंदुओं को कमजोर करने का काम किया। मुजफ्फरनगर के जो दंगे हुए, उन दंगाइयों के साथ इन्होंने किसानों के नाम पर बिठा के उनको राजनीति करवाई। उसका जवाब इन चुनाव में जनता ने दे दिया। मैं क्या जवाब दूंगा? अमित जी, पिछली बार के मुकाबले करीब 30-40 सीटों का नुकसान भी दिखाई दे रहा है भाजपा को, उसका भी आपको मंथन करना होगा। मैं आऊंगा आप लोगों के पास बारी बारी से, दिन भर चर्चा चलती रहेगी। अमित मालवीय और राकेश टिकैत साहब, आप दोनों का शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं ये रुझान है फिलहाल, लेकिन कुल मिलाकर अब तस्वीर यही उभर रही है कि अब की बार उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी सरकार, जीत के रंग में रंगी हुई यहां से बीजेपी नजर आ रही है। और कुल मिलाकर अब जो विधानसभा है उत्तर प्रदेश की, उसका रंग किस तरीके का उभरेगा, किस तरीके की तस्वीर उत्तर प्रदेश विधानसभा में नजर आएगी, यही जानने के लिए आपको सीधे लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी विकास भदौरिया हमारे साथ हैं। विकास, शुक्रिया रोमाना। और देखिए, आज बिल्कुल लोकतंत्र के त्योहार का उत्कर्ष का दिन है, और
आज के दिन ही आप देखिए कि परिणाम जब आ रहे हैं तो किसको बहुमत मिलने जा रहा है, किसकी विधानसभा में क्या स्थिति होगी, वो हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने जा रहे हैं। देखिए 325 प्लस सीटें जीती थी पिछले विधानसभा चुनाव में और इस बार 254 के आंकड़े को बीजेपी और उसके गठबंधन दल छू रहे हैं। जाहिर तौर पर पिछली बार से तस्वीर जरूर बदली है। इस बार जो भगवा रंग है वो कम हुआ है विधानसभा के भीतर और लाल टोपियों की तादाद निश्चित रूप से बढ़ी है। तो मैं आपको बता रहा हूं, देखिए 243 सीटें बीजेपी प्लस हैं और ये बता रही है कि 325 का जो आंकड़ा था और भगवा रंग था जो वो इतना ज्यादा छाया हुआ था विधानसभा के, पूरी भगवा दिखती थी। इस बार वो रंग नहीं है, लेकिन बीजेपी की स्पष्ट बहुमत की सरकार है। यहां पर विपक्ष जरूर पहले से मजबूत हुआ है। 47 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी जो है वो विधानसभा में विपक्ष में थी, लेकिन इस बार विधानसभा में जो तस्वीर है समाजवादी पार्टी प्लस की वो 118 सीटों के साथ बदली हुई है और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो मजबूत विपक्ष के साथ मजबूत सरकार उत्तर प्रदेश ने एक बार फिर से चुनी है और यहाँ पर देखिए आपको तस्वीरों के जरिए हम बता रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी की जो भगवा ब्रिगेड है वो एक बार फिर से स्पष्ट बहुमत के साथ आई है। तो विपक्ष भी यहाँ पर मजबूती के साथ अब योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर को विधानसभा के भीतर हाथ देकर रोकने के लिए खड़ा हुआ है। सुमित, शुक्रिया विकास इस अपडेट के लिए। यानी कुल मिलाकर यूपी की असेंबली पूरे तरीके से एक बार लगभग उसी, ये तस्वीर पंजाब की, पंजाब में आम आदमी पार्टी का जश्न शुरू हो गया है। भगवंत मान ये पंजाब की तस्वीरें थी, आम आदमी पार्टी के जोश दिखाई दे रहा है। भगवंत मान के घर पे खुशियां मनाई जा रही हैं। मुझे तो दिलचस्पी है अब अरविंद केजरीवाल का चेहरा देखने की, वहां क्या चल रहा है। दिल्ली में मैंने सुना है कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेता पार्टी दफ्तर में इकट्ठा हो गए और किसी भी वक्त अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की तस्वीरें सामने आ सकती हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी जीत है। बनारस की तस्वीर बिल्कुल, और वाराणसी घाट से हम एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं उत्तर प्रदेश की अभी तक जो तस्वीर उभरी है। ये अभी तक के रुझान और नतीजे आपके सामने। बीजेपी गठबंधन 254, समाजवादी पार्टी गठबंधन दूसरे नंबर पर जरूर लेकिन बहुत पीछे 118, बीएसपी 5, कांग्रेस 6। बड़ी बात यह कि बीएसपी के मुकाबले कांग्रेस इस वक्त एक सीट ज्यादा हासिल करती हुई नजर आ रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में वापसी हो रही है बीजेपी सरकार की। जो कहा जा रहा था बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की तरफ से कि आएंगे तो योगी ही, तो ऐसा लग रहा है कि वो डबल इंजन की सरकार जो है उसी का फायदा यहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। आकाशवाणी उत्तर प्रदेश की सिराथू सीट से केशव प्रसाद मौर्य पल्लवी पटेल से आगे हुए। चलिए, तो राहत की सांस यहां पर डिप्टी सीएम की ये सीट, सिराथू सीट, केशव प्रसाद मौर्य कुछ देर पहले हमने आपको बताया था पल्लवी पटेल से पीछे हो गए थे, लेकिन अब इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य ने सिराथू सीट पर बढ़त बना ली है, आगे हो गए हैं पल्लवी पटेल से। और इस बीच जो अभी तक की उत्तर प्रदेश विधानसभा की सियासी तस्वीर उभर रही है उसमें देखिए कैसे साइकिल जो है वो धड़ाधड़ गिरती जा रही है। साइकिल चल नहीं पाई उत्तर प्रदेश में, कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार की वापसी हो रही है। इतिहास बीजेपी रचने जा रही है, क्योंकि 3 दशक से ज्यादा वक्त के बाद कोई सरकार जो 5 साल अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर से सत्ता में वापस लौट रही है। और योगी आदित्यनाथ आपको ये बताते हैं कि कुल मिलाकर अब जरा जल्दी से रिएक्शन शुरू करते हैं। फिरोज साहब, यही फाइनल होगा आंकड़ा अब उत्तर प्रदेश में? योगी जी के लिए मैं एक जुमला इस्तेमाल करता हूं, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। लोगों ने यही किया, इस्तेमाल किया, विश्वास किया और जिता दिया उन्हें। तो ये विश्वास का वोट है योगी आदित्यनाथ के लिए। आकाशवाणी कन्नौज सदर से बीजेपी के उम्मीदवार पूर्व आईपीएस अधिकारी असीम अरुण आगे निकले। असीम अरुण आगे हो गए हैं, मतलब अनिल दोहरे की ये सीट थी और अनिल दोहरे 3 बार इस सीट से जीते हुए थे, लेकिन वो पीछे और असीम अरुण आगे। जी हाँ, बिल्कुल। और ये बहुत बड़ी कह सकते हैं कि कन्नौज अखिलेश यादव का गढ़ और यादव लैंड है और ये सेफ सीट मानी जाती थी समाजवादी पार्टी के लिए। असीम अरुण का वहाँ से आगे बढ़ना और बीजेपी की जो नई राजनीति है, जैसे हम देख रहे हैं कि मायावती कांग्रेस से भी कमजोर दिख रही है, वो जाटव की जो राजनीति, असीम अरुण एक बड़े चेहरे हो सकते हैं। आकाशवाणी रामपुर की स्वार सीट से आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम पीछे हुए। अब्दुल्ला आजम पीछे हो गए। एनडीए के इकलौते मुस्लिम उम्मीदवार हैदर अली खान वो यहां पर बढ़त बना रहे हैं।
यही मैं कहना चाह रहा था कि बीजेपी अलायंस का अकेला जो मुस्लिम कैंडिडेट है वो जीत रहा है, तो ये एक बड़ा इंडिकेशन है कि बद्री जी कुछ बोलना चाह रहे हैं सर। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि इस बार कमल से ज़्यादा बुलडोजर चला है ये, क्योंकि इस बार बुलडोजर एक बड़ा प्रतीक था। जीत आप कह रहे हैं योगी की है मोदी से ज़्यादा? ये नहीं, मोदी से ज़्यादा तो नहीं, बट योगी की जीत भी है। ये बड़ी संख्या में योगी की जीत को साबित करती है। दूसरा ये है कि सिराथू का जो सीट है, बीजेपी दफ्तर की तस्वीर आ रही, बद्री जी माफ करिएगा। लखनऊ चलते हैं सीधे बीजेपी दफ्तर में क्या चल रहा है। संजय त्रिपाठी मौजूद हैं। संजय, तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल यहाँ जश्न चल रहा, कार्यकर्ता झूम रहे हैं। सुबह से मीडिया के लोगों का जमावड़ा था, लेकिन अब जैसे ही रुझानों में भारतीय जनता पार्टी जीतती नजर आई, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित होकर के यहाँ जम गए हैं। और आप देख सकते हैं इस वक्त रंग अबीर उड़ा करके स्वागत किया जा रहा है, बधाई दी जा रही है। और बड़ी संख्या में जहाँ पर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चारों ओर मौजूद है। इस तरफ मैं अपने कैमरामैन फैसल से कहूँगा दिखाएं कि जहाँ त्रिशूल लेकर के महाराज जी आए हैं, शंखनाद हो रहा। और ये उत्साह की उमंग की तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की है। एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। और देख सकते हैं भारत माता की जो फोटो है वो योगी आदित्यनाथ की तस्वीर, हाथ में डमरू लिए हुए नाच रहे हैं, कमल का फूल लिए हुए हैं। तो ये इस वक्त उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में, जहाँ लगातार जय श्री राम और योगी मोदी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। ये उत्साह इस वक्त आपको नजर आएगा सुमित। और चारों तरफ जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अब देखिए यहाँ किस तरह से रंगे पुते हुए हैं, एक दूसरे से अबीर होली का मौसम है, गुलाल अबीर तो दिखेगा ही दिखेगा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, कोशिश करिए किसी बीजेपी के बड़े नेता को पकड़ने की। आप पार्टी मुख्यालय में मौजूद हैं और ये पता करके बताइए कि क्या वहाँ पे मुख्यमंत्री साहब आने वाले हैं कि नहीं आने वाले, पार्टी मुख्यालय में क्या चल रहा है। मैं एक अपडेट लेता हूँ। प्रदीप जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आपकी तस्वीरों से। प्रदीप जी, मैं ये कह रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं 52 से लेकर अब तक, जो 5 साल का निर्वाचित कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। इस चुनाव ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्रांड योगी को इस्टेब्लिश कर दिया। ये बड़ी जीत किसकी है, योगी की कि मोदी की? नहीं, निश्चित रूप से मोदी तो सबसे बड़े राष्ट्रीय नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, उसके नीचे ही सब आते हैं। बीजेपी के अंदर क्या योगी बाकी और से ऊपर चढ़ जाएंगे अब मार्क्स में, नंबर्स में? बहुत सारे मुख्यमंत्री हैं उनके पास। सुबह बात कही कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की लीडरशिप का इशू सेटल हो चुका है, उसकी फाइल बंद हो चुकी है। कुछ लोग खोलने राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के पास तमाम मुख्यमंत्री स्तर के नेता हैं, तमाम बड़े नेता हैं। क्या उनके मुकाबले योगी का ग्राफ ऊपर हो गया? 403 सीटों को दोबारा जीत के आना उसी लेवल पे? नहीं, और सुमित जी पहले से ऊपर था। अकेले मुख्यमंत्री हैं जिनको बीजेपी हर जो है विधानसभा चुनाव में बाहर भेजती थी, लोकसभा चुनाव में हाँ। बिल्कुल, तो ये योगी के लिए विश्वास का वोट है। ये अभी नंबर तो फाइनल जो भी आएंगे, कोई बोलेगा 1 घंटा रुको, आधा घंटा रुको, एक ही बात है। 2-4 इसके मैसेजेस आते हैं। पहली बात, 2024 में कौन आएगा आज क्लियर हो गया है मेरे ख्याल से, उसमें कोई शक नहीं है। 2024 में बीजेपी का आना लगभग निश्चित है, क्योंकि अब ये भी वो जीत गए हैं। 24 की घोषणा आज कर दी। नहीं, मतलब ये यूपी इतना बड़ा फैक्टर रहता है। दूसरी बात, लोग बीजेपी से खुश हैं। शायद पंजाब के किसान नहीं खुश थे, शायद वो जो कानून थे वो पंजाब के फार्मर्स के कम्युनिकेट नहीं हुआ या उनके फेवर में नहीं थे। लेकिन काफ़ी फार्मर्स ऐसे भी हैं, काफ़ी किसान ऐसे भी हैं जिन्हें वो शायद उनकी नेक्स्ट जनरेशन को, उनकी अगली पीढ़ी को ऐसे लॉस चाहिए भी थे, ऐसे नहीं बनाए थे। और कांग्रेस, एक भरोसा नहीं रहा कांग्रेस पे, जैसे ना पब्लिक को पसंद है, ना कोई भरोसा है, ना वो बदलते हैं। और लीडर निकलेंगे, अब कौन निकलेगा? सचिन पायलट निकलेंगे, वो देखते हैं। आम आदमी पार्टी की ताकत दुगनी नहीं हुई है, एक और स्टेट से कम 4 से 8 गुना हो गई है आज, और क्योंकि वही रीजनल पार्टी जो एक और जगह गई है। और जो पब्लिक है हमारे देश की वो बहुत अच्छी है, उसको अपना वोट वेस्ट नहीं करना है। मेरे साथ संजय त्रिपाठी फिर जुड़ गए। संजय ने किसी नेता को अपने साथ ले लिया है। संजय, कौन है आपके साथ? बिल्कुल, मेरे साथ मनीष शुक्ला है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। और आप देख सकते हैं भगवा रंग में रंगे हुए हैं। क्या कहेंगे शुक्ला जी इस जीत को लेकर के? देखिए, आपने भगवा रंग से शुरू किया तो युद्ध की जंग का रंग भगवा हो गया है। उत्तर प्रदेश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार चली। उसने कानून का शासन, गरीब कल्याण का मिशन, बुंदेलखंड को पेयजल, पूर्वांचल को जो जापानी बुखार था उसका शमन किया। पूरे प्रदेश में माफिया और गुंडों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की, उनकी आर्थिक कमर को तोड़ा, किसानों को उनकी उपज का मूल्य मिला है, उस पर जनता ने अपनी मोहर लगाई है। ये संजय पूछिए भाई, मुख्यमंत्री कब आ रहे हैं पार्टी दफ्तर में? या पार्टी दफ्तर मुख्यमंत्री के पास जाएगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुमित,
हमारे संपादक सुमित अवस्थी जी पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी कब आएंगे यहाँ पर। देखिए अभी तय समय पर आएंगे, परिणाम आ जाने दीजिए, लेकिन एक बड़ी जीत जो हुई है निश्चित रूप से ये आज तय हो गया इस हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में, कि हिंदुत्व ही विकास का असली मॉडल है। जनता ने अपनी मोहर लगाई है और ये जो सुनामी आई है भारतीय जनता पार्टी की, उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि उत्तर प्रदेश में विकास किया गया, अपराधियों का शमन किया गया और पूरे प्रदेश में ये मैसेज था कि अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी। हिंदुत्व भी गिना दिया, अपराध भी गिना दिया, लॉ एंड ऑर्डर भी गिना दिया संजय मनीष ने। देखिए अखिलेश यादव को कुछ नए बहाने ढूंढने चाहिए। जब से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए एक चीज संजय जो मनीष ने बोली है, हिंदुत्व की जीत है, उस पर तमाम लोग यहाँ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। जैसे ही मनीष शुक्ला ने कहा मैं सबके पास आऊंगा, रिएक्शन लूंगा, लेकिन 30 सेकंड का एक छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं। ये बड़ी कवरेज जारी है। 254 सीटों पर बीजेपी गठबंधन आगे चल रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।